ओके, सो गाइस शुरू करते हैं। अभी तक हमने क्या क्या चीजें की हुई हैं? कुंदन कुंदन कुंदन, क्या आपको आवाज आ रही है? आप ऑलरेडी एडेड हो, लेकिन एक कुंदन कुमार 1 के नाम से भी कोई आ रहा है। गुड मॉर्निंग राशि, गुड मॉर्निंग शिवम। कुंदन, आवाज आ रही है आपको? कुंदन? यस सर। हाँ ठीक है। आप कुंदन कुमार 1 से ज्वाइन हो, एक कोई कुंदन कुमार के नाम से ज्वाइन किया हुआ था। चलो ठीक। सो गाइस शुरू करते हैं। ओके, तो अभी तक फंक्शन में हमने क्या क्या चीजें की है, ये फंक्शंस क्या होता है, राइट? फंक्शन का डेफिनेशन क्या है कि वो सेट ए से सेट बी के ऊपर एक तरीके का रिलेशन डिफाइन करता है, जहां पे ए के हर एलिमेंट का बी सेट के अंदर एग्जैक्टली वन एलिमेंट के साथ कुछ रिलेशन रहता है, राइट? अब इसमें क्या क्या चीजें हमने देखी हुई थी कि अगर फंक्शन डिफाइंड है ए से बी, ठीक है, फंक्शन डिफाइंड है सेट ए से सेट बी पे, तो डोमेन हो जाता था हमारा सेट ए, ये हमारा डोमेन, ये हमारा कोडोमेन, और सेट बी के अंदर जो चीजें हैं, सेट बी के अंदर जो जो एलिमेंट है जो लिंक्ड है, उनको हम कहते थे रेंज, राइट? ये चीजें हमने देखी थी। इसके अलावा हमने क्या देखा था? इसके अलावा हमने देखा था कि फिर आपको थोड़ा सा वर्टिकल लाइन टेस्ट बताया था, राइट? वर्टिकल लाइन टेस्ट याद है किसी को? क्या किसी को वर्टिकल लाइन टेस्ट याद है? यस सर। बताइए क्या है अंजन वर्टिकल लाइन टेस्ट? सर पहले उसका ग्राफ करते हैं और वर्टिकल लाइन करते हैं। अगर एक ग्राफ के सर एक को कट करे, एक पॉइंट पे कट करेगा तो हमारा फंक्शन का ग्राफ है, अगर 2 पॉइंट पे कट करेगा तो फंक्शन का ग्राफ नहीं। एग्जैक्टली, हम उस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद हम एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे। अगर वो वर्टिकल लाइन ग्राफ को एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे कट कर रहा है तो उस केस में वो एक फंक्शन होगा। लेकिन अगर एक से ज्यादा पॉइंट्स पे कट कर रहा है, चाहे 2 3 4 5, एक से ज्यादा पॉइंट्स पे कट कर रहा है, तो फिर वो हमारा फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा, बेसिकली वो फंक्शन नहीं होगा, ठीक है? अब ग्राफ कैसे बनाते हैं ये चीजें तो आपने पढ़ी हुई है, राइट? तो आज फिर हमने लास्ट क्लास में मैंने आपको 2-3 ग्राफ फंक्शन के बारे में बात की थी मैंने। एक था हमारा सिंपल 1/x, एक था हमारा √x, और तीसरा था हमारा x²। इसके केस में क्या है कि इसका जो डोमेन होता है दैट इज ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट 0। डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं होना चाहिए। इस केस में डोमेन क्या था? 0 से इंफिनिटी। 0 हो सकता है, राइट? नेगेटिव वैल्यू नहीं होगा, इट शुड बी नॉन नेगेटिव रूट के अंदर। एंड लास्टली x²। तो x² का डोमेन तो हमारा है r, ठीक है? x² का डोमेन है हमारा r। अभी तक रेंज के ऊपर हमने कुछ ज्यादा बात नहीं किया है, अभी फिलहाल उसे थोड़ा बाद में देखेंगे। तो ये चीजें हमने गई लास्ट क्लास में की थी। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। आज हमारा पूरा क्लास का जो डिस्कशन रहेगा वो रहेगा टाइप्स ऑफ फंक्शंस के ऊपर, ठीक है? सो सबसे पहले गाइस, जो पूरा अगर मैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस की बात करूं, ठीक है, अगर मैं टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में बात करूं तो पूरा कुल मिला के जो फंक्शन है ना वो 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक है अलजेब्रिक फंक्शन, एक है ट्रांसीडेंटल फंक्शन, और लास्टली पीसवाइज फंक्शन, ठीक है? अगर मैं बात करूं अलजेब्रिक फंक्शन का, तो इसके अंदर क्या क्या आ सकता है? कुछ फेमिलियर टर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। मोनोमियल, पॉलिनोमियल, और 2 से 4 मिनट बचे हुए हैं, उसके बाद मैंने किसी को अलाउ नहीं करना है क्लास में। पॉलिनोमियल,
रैशनल algebraic function and lastly irrational function. ठीक है, तो बस ये चार का आइडिया आपको आपके दिमाग में आना चाहिए कि अच्छा इस टाइप का फंक्शन आएगा तो डोमेन क्या हो सकते हैं। जैसे मोनोमियल आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ना। सलोनी सलोनी एक बार खुद को अनम्यूट करके हाय बोलना। सलोनी खुद को एक बार अनम्यूट करके हाय बोलना। जहां तक मुझे पता है ये राहुल है। अनम्यूट करके बोलो, अनम्यूट करके। सबसे पहले गाइस मोनोमियल आप लोगों को याद है ना, मोनोमियल क्या होता है? क्या आदर्श बता सकते हो मोनोमियल क्या होता है? आदर्श मोनोमियल क्या होता है बताना। आदर्श आवाज आ रही है आप लोगों को? आनंद आवाज आ रही है अच्छे से? यस सर। Yes sir, clear. तो बताइए मोनोमियल क्या होता है? कोई बताएगा मोनोमियल क्या होता है? राशि। एग्जैक्टली आनंद का कहना है मोनोमियल मींस ओनली वन एक्सप्रेशन। अंजन वन टर्म, एक टर्म होता है उसमें। एग्जैक्टली राइट। अब एक टर्म मतलब जनरली हम कहते हैं कि जैसे कि मान लो 5 into x to the power 2 हो गया, तो वेरिएबल एक ही टर्म रहेगा और उस टर्म में आपको क्या क्या होगा? वेरिएबल एंड कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन से बेस्ड होगा, राइट। तो इसका अगर मैं डोमेन की बात करूं तो इसका डोमेन हमेशा क्या होने वाला है? ये मोनोमियल का एग्जांपल हो गया। इसका डोमेन हमेशा क्या होगा? फटाफट गाइस, इन सब चीजों पे ज्यादा टाइम नहीं देना है, एक बार मुझे फटाफट ये सब ब्रश अप करके आगे बढ़ना है। बताइए ओके, सो आई कैन से शिवम एंड दीक्षा का कहना है कि इसमें आर होगा, राइट। तो इसका हमारा डोमेन हमेशा आर होगा। क्यों? क्योंकि वेरिएबल हमारे न्यूमरेटर में है और वेरिएबल के ऊपर पावर भी कैसे लगा है? तो वेरिएबल के ऊपर पावर हमेशा एक नेचुरल नंबर रहता है, ठीक है। वेरिएबल के ऊपर जो पावर रहता है वो एक नेचुरल नंबर रहता है, ठीक है। अब देखिए ये हो गया मोनोमियल। तो कभी भी आपको मोनोमियल देखने को मिलेगा तो हमेशा आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि यार इसका जो डोमेन होगा हमेशा आर होगा, राइट। बस क्या चीज ध्यान में रखनी है कि मोनोमियल का जो पावर होता है, वेरिएबल के ऊपर जो पावर रहेगा वो हमेशा एक नेचुरल नंबर रहता है, एक बेसिकली एक होल नंबर रहता है, ठीक है। अब देखो ये दूसरा, ये देख के तो पहचान में आ ही रहा होगा ये क्या है? दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। कोई भी एक पॉलिनोमियल का जनरल एक्सप्रेशन a0 plus a1 x to the power 1 plus a2 x to the power 2 plus a3 x to the power 3 ऐसे करते करते डॉट 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 plus an x to the power n। ये क्या है? दिस इज अ पॉलिनोमियल of degree n, right? This is a polynomial of degree n। अब इसका यहां पे क्या क्या चीज आपको और पता होनी चाहिए कि हमारा जो a0 a1 a2 डॉट 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 an ये हमारे क्या होते हैं? ये हमारे होते हैं कांस्टेंट, और जो हमारा x होता है वो होता है वेरिएबल, राइट। और x के ऊपर जहां भी पावर दिखेगा वो पावर आपको क्या दिखेगा? वो दिखेगा हमेशा एक होल नंबर, हमेशा एक होल नंबर। तो गाइस कोई भी पॉलिनोमियल का बताओ अब उस हिसाब से। ये पॉलिनोमियल दिख रहा है, इसका क्या होने वाला है? इसका डोमेन क्या होगा? चैट में बता दीजिए इसका डोमेन क्या होगा? ये पॉलिनोमियल दिख रहा है ना, a0 plus a1 x1, ये एक पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री है n। चैट में बताइए
नाउ इट्स 10:57। अब कोई आएगा ना, मैंने उसे अलाउ नहीं करना मीटिंग। तो शिवम का कहना है आर, दीक्षा का कहना है आर। व्हाट अबाउट अदर पीपल? सिद्धांत, आदर्श, आनंद, रवि? आर होगा, राइट? ये हमेशा आर होगा। क्यों? क्योंकि जहां भी वेरिएबल दिख रहा है ना, वेरिएबल के ऊपर जो पावर है दैट इज एन, मतलब वेरिएबल के ऊपर कहने के लिए ऐसा पावर नहीं है जहां पे वो कुछ इस फॉर्म का बन जाए। वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल के ऊपर ऐसा पावर नहीं है जहां पे वो वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ जाए, जिसके कारण, ठीक है? और डिनोमिनेटर में नहीं आएगा तो फिर कुछ भी वैल्यू रख सकते हो। डिनोमिनेटर नहीं आएगा, अब जैसे रूट वगैरह हो गया, राइट? अगर ये रूट एक्स होता तो भी पाबंदी थी। क्या पाबंदी थी? कि एक्स में नेगेटिव वैल्यू नहीं जा सकता, है कि नहीं? लेकिन ना ही कोई रूट एक्स वाला फॉर्म बनेगा और ना ही कोई 1/x वाला फॉर्म बनेगा। आ रही है बात समझ में? इसका डोमेन आर क्यों होता है? क्योंकि ना ही कुछ इस तरीके का फॉर्म बनेगा और ना ही कुछ इस तरीके का फॉर्म बनेगा। हमारे वेरिएबल के ऊपर किस टाइप का पावर है? हमारे वेरिएबल के ऊपर सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू है। वो भी कैसे इंटीग्रल वैल्यू? होल नंबर है। तो होल नंबर मतलब आप उसमें कुछ भी रखोगे, उसके कारण वो टर्म अनडिफाइंड नहीं होने वाला, ठीक है? तो ये हो गया हमारा पॉलिनोमियल। फिर आते हैं रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन। तो रैशनल वर्ड आपको तो पता ही है, रैशनल वर्ड में क्या होता है कि एनी नंबर ऑफ द फॉर्म p by q where p and q are इंटीजर्स। तो एक p by q रहता है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम अगर फंक्शन की बात करें तो एक px by qx जैसा दो फंक्शन हो जाएंगे, ये px और ये qx, ठीक है? इस टाइप का कुछ फंक्शन होगा। तो अब बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर इस टाइप का कोई फंक्शन है तो यहाँ पे डोमेन क्या होगा? अगर आपको यहाँ पे डोमेन निकालना है, जहां पे मैंने बता दिया कि दिस इज पॉलिनोमियल, दिस इज अ पॉलिनोमियल एंड दिस इज आल्सो पॉलिनोमियल, ठीक है? तो बताइए इस केस में आप डोमेन क्या बताओगे? एक बार चैट में बताओ। राशि का कहना है आर एक्स एक्स 0। राशि, अभी तो आपको x नहीं दिख रहा ना, you are seeing only a function of x in the numerator, another different function of x in the denominator। देख रहा हूं कि दीक्षा एंड कुंदन का कहना है आर। गाइस थोड़ा सा सोचो, आर आंसर नहीं है, ठीक है? ऊपर भी एक पॉलिनोमियल है, नीचे भी एक पॉलिनोमियल है। आनंद का रिप्लाई आया है नहीं नहीं नहीं। गाइस आप इसका डोमेन अलग नहीं बताओगे, इसका डोमेन अलग नहीं बताओगे, ये ओवरऑल में एक अभी फंक्शन है, ठीक है? ये ओवरऑल एक फंक्शन है। शिवम आर एक्स एक्स 0 नहीं होगा शिवम। चलो मैं यहाँ पे डोमेन लिखता हूं, फिर आप बताना। आर एक्सेप्ट द वैल्यूज फॉर विच q of x is equal to 0। सर नहीं दिख रहा है, थोड़ा कैमरा उधर घुमा दीजिए। सॉरी, ठीक है? तो यहाँ पे क्या दिखेगा अभी कि r एक्सेप्ट q of x is equal to 0, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारा q of x एक पॉलिनोमियल है, तो q of x हमेशा हर एक रियल वैल्यू के लिए डिफाइन होगा। लेकिन बात समझना ये है कि हो सकता है कि यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू जा सकती है x की जिसके कारण वो एक्सप्रेशन इक्वल टू 0 हो जाए, राइट? जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए मैंने ऊपर लिखा हुआ है x + 5 और नीचे लिखा हुआ है x - 2। देखो x + 5 भी एक पॉलिनोमियल है, x - 2 भी एक पॉलिनोमियल है, लेकिन क्या मैं इसका डोमेन को r बोल सकता हूं, या क्या मैं इसके डोमेन को r एक्सेप्ट 0 बोल सकता हूं? नहीं बोल सकता ना। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि यहाँ पे r बोलोगे तो 2 भी इधर आ सकेगा और 2 डालने से ये फंक्शन डिफाइन नहीं होने वाला। अगर आप r एक्सेप्ट 0 बोल रहे हो तो 0 पुट करने से तो कोई दिक्कत ही नहीं हो रहा। उधर 0 पुट करोगे तो 5, नीचे 0 पुट करोगे तो -2, 5/-2 हो गया -2.5, तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं हो रहा, ठीक है? तो ऐसे केसेस में जब भी आपको इस टाइप का फंक्शन देखने को मिलता है ना, ऊपर एक पॉलिनोमियल है नीचे एक पॉलिनोमियल है, तो हमेशा आपके दिमाग में यही आना चाहिए कि इसका डोमेन में ऑल रियल वैल्यूज रहेगा, लेकिन वो पॉइंट जिसके कारण हमारा डिनोमिनेटर 0 होगा, वो पॉइंट्स को हमें रिमूव करना होगा। इसलिए इसका डोमेन है r एक्सेप्ट
q of all the points where q of x is equal to 0, right? Where q of x is equal to 0. I hope this is clear guys. कोई डाउट है किसी को? I mean, हमने ऑलरेडी इस टाइप के कुछ क्वेश्चन भी कर रखे हैं, बट उसको आप प्रॉपर्ली डेफिनेशन वाइज पढ़ रहे हैं. फिर लास्ट में क्या था? इरैशनल फंक्शन था. अब नाम से क्या लग रहा है आप लोगों को? इरैशनल फंक्शन में क्या आएगा? हाँ, नाम से क्या लग रहा है आपको? इरैशनल फंक्शन में क्या आएगा? ये क्या होगा? दिस कैन बी एन एल्जेब्रिक और रैशनल फंक्शन कंटेनिंग रेडिकल पावर्स ऑफ एक्स. रेडिकल पावर क्या होता है? रेडिकल पावर क्या होता है? रेडिकल पावर इज नॉन नेगेटिव रैशनल पावर्स. मतलब कि ये जैसे मान लो कि कैसा लिखा हुआ है, 2√x लिखा हुआ है, ठीक है, या फिर और यहाँ पे मान लीजिए या फिर क्यूब रूट है. तो जितने भी वो रेडिकल इरैशनल वैल्यूज जिसके कारण होती है ना, वो उन सब टाइप के पावर्स. जैसे यहाँ पे तो हमारे हर केस में पावर क्या रहता है? हमारा पावर हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर रहता है. यहाँ पे उसको छोड़कर बाकी सब. तो यहाँ पे एक स्टैंडर्ड आंसर आप नहीं बता सकते डोमेन का. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो चेंज होते रहते हैं. जैसे आपको पता है कि रूट एक्स के केस में कुछ और आएगा, क्यूब रूट के केस में कुछ और आएगा, एंड सो ऑन. ठीक है, एक बार फिर से बता दीजिए. इसमें क्या है कि आपको जो पावर मिलेंगे ना, रैशनल और इरैशनल, आपको पता है कि दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं. अब रैशनल फंक्शन में क्या होता है कि वेरिएबल के ऊपर जो पावर रहता है वो हमेशा एक इंटीजर रहता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर रहता है. तो उन नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को छोड़कर बाकी एक्स के ऊपर कोई भी पावर डालोगे तो बन जाएगा हमारा इरैशनल फंक्शन. ठीक है, फ्रैक्शन वगैरह टाइप पावर्स जो भी. क्लियर? तो यहाँ पे क्या है कि इसका डोमेन की बात करें तो यहाँ पे x, इसका डोमेन और इसका डोमेन दोनों में अलग अलग आंसर आएगा. जैसे यहाँ पे तो हमारा हमेशा अप्रोच क्लियर रहेगा कि ऊपर तो हमेशा वो डिफाइन होगा हर रियल वैल्यू के लिए, लेकिन डिनोमिनेटर भी हर रियल वैल्यू के लिए डिफाइन होगा. लेकिन ओवरऑल में हमको ये देखना होगा कि वो पॉइंट हटाने हैं जिसके कारण ये इक्वल टू 0 होगा. इस केस में आपको पावर्स अलग अलग मिलेंगे, तो अकॉर्डिंग मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको पॉलिनोमियल वाला पार्ट नहीं मिलेगा जहां पे x के ऊपर सिर्फ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे. इसमें आपको बाकी सारी वैल्यूज मिलेंगी. ठीक है, बाकी सारी वैल्यूज मिलेंगी, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको अपना अप्रोच को चेंज करना पड़ेगा. क्लियर? नॉन इंटीग्रल रैशनल पावर्स होंगे. जैसे ये एक एग्जांपल लिख दिया, मान लो ऐसा भी हो सकता है 2x³ माइनस 3√x मान लो. ठीक है, 2x³ ये तो हमारा सिंपल सा पॉलिनोमियल बना, लेकिन अब ये रूट वाला एक्सप्रेशन आने के कारण अब ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा इरैशनल फंक्शन. ठीक है, अब आपको पता है कि ये तो हर रियल वैल्यू के लिए डिफाइन होगा, लेकिन अब इसका बात करेंगे तो ये क्या है? ये सिर्फ नॉन नेगेटिव वैल्यूज के लिए ही डिफाइंड है. ठीक है, चलो अब आते हैं ट्रांसेंडेंटल. ट्रांसेंडेंटल के अंदर बेसिकली वो सब आते हैं. ट्रांसेंडेंटल के अंदर मेनली लॉग, एक्सपोनेंशियल, ट्रिगोनोमेट्रिक, ये सारे फंक्शंस आते हैं. तो सबसे पहले शुरू करते हैं गाइस लॉग से. लॉग फंक्शन. अब देखिए लॉग आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि नहीं? जिसमें लॉग a विद बेस b का मतलब क्या है ये आप अच्छे से जानते हो. लेकिन अब बात करते हैं, अच्छा कुछ याद है ये वाला चीज के बारे में? इस लॉग का डोमेन क्या होगा? हाँ सिद्धांत, वो भी इरैशनली हो जाएगा ना? नहीं सिद्धांत, आपको समझना होगा कि x 4 के नहीं, x वेरिएबल के ऊपर हम अलग अलग पावर्स ले रहे हैं, कांस्टेंट के ऊपर नहीं. ठीक है गाइस, इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन
इसका डोमेन क्या होगा? याद है इसका डोमेन? दीक्षा ने बताया R एक्सेप्ट 1, बाकी लोग बताओ इसका डोमेन क्या होगा? अब देखो डोमेन जब पूछा जा रहा है आपको, ठीक है, तो डोमेन पूछा जाएगा तो हमेशा हम इनपुट कहां पे है? तो इनपुट है ए, तो ए के ऊपर आपको बात करनी है। ए के ऊपर आपको बात करनी है। तो आई कैन सी आनंद का कहना है 1 प्लस माइनस बी नॉट इक्वल टू 0। राशि का कहना है पॉजिटिव एंड ए बी नॉट इक्वल टू 0। आदर्श क्वेश्चन नहीं दिख रहा है? क्या दिक्कत हो रही है? अभी दिख रहा है आदर्श? मैं ब्लू मार्कर से लिखूंगा नहीं, थोड़ा लाइट हो जाता है, ब्लैक से लिखूंगा। ओके आदर्श, अगर थोड़ा ब्लर दिख रहा है तो मेरे ख्याल से थोड़ा इंटरनेट का इश्यू हो सकता है आपके एंड से, बारिश वगैरह हुई है ना। ओके तो गाइस देखिए, जब मैं बात कर रहा हूं इसके डोमेन का, तो लॉग ए विद बेस बी का जब डोमेन की बात की जाती है ना, तो आपको ए के ऊपर सोचना है, बेस के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि आप इनपुट क्या दे रहे हो? आप इनपुट दे रहे हो ए का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या है? 0 to infinity, 0 to infinity, क्योंकि हम लॉग सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए कैलकुलेट करते हैं, राइट। अब ये b के बारे में बात नहीं करनी है, b के बारे में बात कब करोगे? मान लो कि आपको मैंने कुछ इस टाइप का एक्सप्रेशन दिया, log of x plus 5 और यहाँ पे x minus 2 लिखा, तो मान लो कि हम जिस चीज का लॉग निकाल रहे हैं उसमें भी x है और बेस में भी x है, तो उस केस में हम दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो हम उस केस में दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। लेकिन गाइस जब आपको मैं सिंपल पूछ रहा हूँ, ठीक है, भूल जाओ ना कि यहाँ पे log a with base भी लिखा भी हुआ है। अगर मैं सिंपली आपसे पूछ रहा हूँ कि बताइए log का डोमेन क्या होता है, तो आपको क्या सोचना है कि log डिफाइन किन किन वैल्यूज के लिए होता है। फिर आपको क्या आंसर आएगा कि यार log सर ने बताया हुआ है कि नेगेटिव वैल्यूज के लिए डिफाइन नहीं होता है, राइट, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज के लिए डिफाइन होता है। तो log इज डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यूज, हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू का log निकालते हैं। तो पॉजिटिव वैल्यूज मतलब 0 to infinity। नहीं सिद्धांत, ए आपको याद रखना होगा। जैसे अगर आप कह रहे हो कि 0 पे हमने क्लोज ब्रैकेट लगा दिया एग्जांपल के तौर पर, ठीक है, मान लीजिए हम log 0 निकाल रहे विद बेस 5, तो इसका मतलब क्या हुआ? मान लो कि इसकी वैल्यू है y, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि 5 to the power y is equal to 0, 5 to the power y is equal to 0। अब बताइए क्या ये चीज ट्रू है? 5 का अगर आप कोई पावर लोगे तो 0 नहीं आएगा, इसीलिए 0 पे हमारा क्लोज ब्रैकेट नहीं रहता, ठीक है, 0 पे हमारा ओपन ब्रैकेट रहता है। क्लियर है? तो ये आपका डोमेन आ गया। अब आपको कुछ चीजें याद हैं? लॉगरिथम में हमने पढ़ा था कि अगर हम log a विद बेस b निकाल रहे हैं तो ये पॉजिटिव कब होता था? क्या ये चीज याद है? ये पॉजिटिव वैल्यू कब देता था? देखते हैं कितने लोगों को याद है चीजें। आनंद का कहना है ग्रेटर देन 1। नो आनंद, सिद्धांत नॉन नेगेटिव में 0 आता है। सिद्धांत नॉन नेगेटिव का मतलब होता है नेगेटिव नहीं। 0 की बात करें तो 0 इज नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, ओके, नीदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। तो जब आप नॉन नेगेटिव कहते हो ना तो पॉजिटिव वैल्यू भी आ जाता है एंड 0 भी आ जाता है। कुंदन का कहना है b इज नॉट इक्वल टू 0। नहीं गाइस, मैं जानना चाहता हूं कि log a विद बेस b इसका आउटपुट पॉजिटिव कब आता है? इसका आउटपुट पॉजिटिव कब आता है? राशि का कहना है, राशि इज वेरी क्लियर, a ग्रेटर देन 1, b ग्रेटर देन a।
एक काम करते हैं, एक वेबसाइट है जिसपे ना अच्छे से ग्राफ वगैरह दिखता है, तो चलो हम डेस्मोस खोलते हैं। शायद मैं ग्राफ दिखा दूं फिर आप लोगों को याद आ जाएगा। तो लोगों के अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 व्हेन b इज ग्रेटर देन 1। आदर्श अगर b लेस देन 1 होगा तो क्या हमारा लॉग पॉजिटिव नहीं आएगा? अच्छा देखिए, एक मिनट इसको नीचे करते हैं। वेरी गुड, राशि ने फाइनली सही आंसर दिया है। नो आदर्श गलत है, राशि का आंसर आया है when both a and b are on the same side। ठीक है, जब a और b दोनों सेम साइड पे होते हैं। ये देखिए गाइस, ये मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है ln x का। ठीक है, एक मिनट पहले हम थोड़ा सा इसके ऊपर, लग रहा है आप लोग को याद नहीं है। क्या होता था ना कि ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है when a and b are on the same side of unity। ठीक है, जब ये सेम साइड पे होते हैं किसका? यूनिटी के। एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं गाइस, यूनिटी मतलब 1, तो मतलब a और b दोनों साथ में अगर 1 से बड़े हैं या दोनों साथ में 1 से छोटे हैं, उसी केस में आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल सा, एक ये ले लेते हैं, तो इसमें क्या दिख रहा है? 7 भी 1 के राइट में है, 5 भी 1 के राइट में है। चलो मैं थोड़ा सा इजी करने के लिए ये भी लेता हूं। ठीक, तीसरा, अब आप बताइए कि नेगेटिव वैल्यू कहां आएगा? ये तीनों को देखकर क्या लग रहा है नेगेटिव वैल्यू कहां आएगा? हु इज दिस रोहन राज? का कितना पावर लेंगे ताकि वो 7 आएगा, है कि नहीं? इसका तो मतलब यही हुआ, 5 का कितना पावर लेंगे ताकि 7 आएगा। तो क्लियरली दिख रहा है कि 5 का पावर 1 होता है 5, 5 का पावर 2 होता है 25। तो ये कहने के लिए जो वैल्यू होगा वो 1 और 2 के बीच में लाई करेगी, है कि नहीं? तो ये पॉजिटिव होगा। ये देख सकते हो कि 0.5 का स्क्वायर करोगे तो 0.25 आएगा, 0.5 का स्क्वायर करोगे 0.25 आएगा। स्क्वायर करने का मतलब आउटपुट कितना है? 2 का आउटपुट है, तो ये भी क्या है? पॉजिटिव। लेकिन अगर इसकी बात करें 5 का ऐसा पावर जिसके कारण 0.25 आया होगा, तो आप समझ सकते हो कि नेगेटिव पावर लिया गया होगा ताकि 5 डिनोमिनेटर में आएगा, ऊपर हमारा 1 रहेगा, जिसके कारण एक फ्रैक्शन आएगा। ठीक है, तो ये हमारा नेगेटिव रहता है। क्लियर? ये सारी चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए गाइस। तो क्या देख सकते हैं हम लोग कि जब यूनिटी के सेम साइड पे रहने से पॉजिटिव होते हैं। अब आपको पता है कि देयर आर 2 सिनेरियोस। ये देखकर क्या पता चल रहा है कि इसका अगर मैं ग्राफ के बारे में बात करूं, इसका ग्राफ के बारे में बात करूं तो देयर आर 2 केसेस। केस 1 जहां पे बेस ग्रेटर में लाई कर रहा है, 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो देयर आर 2 केसेस, 2 तरीके के ग्राफ बनेंगे। अब पहला केस क्या दिखेगा हमें? ठीक है, पहला वाला केस कैसा रहेगा? एक ऐसा रहेगा ग्राफ, इस तरीके से ग्राफ जा रहा है। ये पॉइंट देखिए,
ये पॉइंट कौन सा है, एक्स एक्सिस के ऊपर का पॉइंट है, तो इसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा एंड दिस पॉइंट इज एक्चुअली 1,0. दिस पॉइंट इज एक्चुअली 1,0. ये ग्राफ की खासियत क्या है, देखिए जब आप 1 के, ये पॉइंट दिख रहा है ना 1 है, जब इस पॉइंट के लेफ्ट में देख रहे हो तो y नेगेटिव है, यस और नो. इस 1 के 1.1 जो है, ठीक है, इसके लेफ्ट में देख रहे हो तो y नेगेटिव है, यस और नो. प्लीज एक बार चैट बॉक्स में बता दो यस और नो. 1 के लेफ्ट में. थोड़ा सा ग्राफ इतना अच्छे से नहीं बना है, ठीक है, अभी तो क्लियर होगा. 1 के लेफ्ट में मान लो गाइस मैं इधर का कोई एक पॉइंट लेता हूं, अगर मैं ये वाला एक पॉइंट लेता हूं, ये वाला, ठीक है, तो देखिए इस पॉइंट का x तो पॉजिटिव है लेकिन इसका y क्या है, y नेगेटिव है ना, राइट. तो ये हमारा ग्राफ ऐसा क्यों है गाइस, बिकॉज यूनिटी के सेम साइड पे ग्राफ हमारा पॉजिटिव रहेगा, मतलब कि y हमारा पॉजिटिव रहेगा. तो इसीलिए ये ग्राफ देख सकते हो, ये पॉइंट है 1,0, 1 के राइट में. अब देख सकते हो कि ग्राफ का कोई भी हिस्सा सेकंड क्वाड्रेंट या थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं आ रहा. ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है और ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है. ग्राफ का कोई भी हिस्सा सेकंड या थर्ड में क्यों नहीं आ रहा है गाइस, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा x क्या होता है, x हमारा नेगेटिव होता है. और आपको पता है कि हम लॉग से पॉजिटिव वैल्यू के लिए निकालते हैं, पॉजिटिव वैल्यू के लिए निकालते हैं, इवन 0 पे नहीं हो सकता, इसीलिए ये कहीं भी 0 को टच नहीं करेगा. ये जो लेफ्ट में देख रहे हो ना, लेफ्ट में ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है, कहां तक जाएगा, इंफिनिटी की तरफ जाते रहेगा. ठीक उसी तरीके से ये वाली ग्राफ ये राइट साइड में भी इंफिनिटी की तरफ जाते रहेगी. ठीक है, क्लियर है. तो ये ग्राफ कब यूज, ये कौन सा ग्राफ है, जब बेस हमारा ग्रेटर देन 1 होगा. ठीक है, जब बेस हमारा ग्रेटर देन 1 होगा. एकदम आसानी से आप ध्यान में रख सकते हो कि देखिए अल्टीमेटली ग्राफ हमारा सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है. फिर दूसरा सेकंड केस क्या है, जब हमारा बेस लाई करेगा 0 से 1 के बीच में. अब आपको पता है कि अगर हमारा बेस 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, बेस हमारा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, तो उस केस में पॉजिटिव कब आएगा. सिद्धांत का पूछना है कि सर लॉग का रिजल्ट 0 नहीं आ सकता है. गाइस सिद्धांत का कहना है लॉग का रिजल्ट 0 नहीं आ सकता है. सिद्धांत देखिए यहाँ पे log 1 विद बेस 5 क्या होगा, ये थोड़ा ऊपर हो गया, log 1 विद बेस 5 क्या होगा, फाइव का कितना पावर लोगे सिद्धांत की 1 आएगा, 0 ना. कहां कर रहे हैं सिद्धांत, ग्राफ को देखिए, ये वाला पॉइंट दिख रहा है कि नहीं आपको, ये पॉइंट देखो, एक्स एक्सिस के ऊपर का पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स एक्सिस के ऊपर के पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होता है ना. ये जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा, लॉग क्या कहते हैं, log 1 विद बेस 5, तो देखिए ये इस ग्राफ का कंडीशन क्या था, बेस ग्रेटर देन 1. तो हम जो 5 ले रहे हैं, ये 5 हमारा बेस है, ग्रेटर देन 1 है, और ये क्या कह रहा है कि जब x का वैल्यू 1 होगा तो y हमारा आउटपुट 0 आएगा. तो देखिए x 1 है ना, ये x 1 है, तो इसका आउटपुट कितना आ रहा है, 0 आ रहा है. तो ग्राफ को परफेक्टली सेटिस्फाई कर रहा है सिद्धांत. आई बात समझ में, सिद्धांत आई बात समझ में. गाइस ये ग्राफ वाली चीज एकदम दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि ये पॉइंट पे ये चीज सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ओके ठीक है, अब यहां पे आते हैं. ठीक, इस पार्ट में अब यहां पे मानिए कि मैं दूसरा केस ले रहा हूं. कौन सा केस ले रहा हूं, बेस 1 से 0 के बीच में लाई करेगा. अब अगर बेस 1 से 0 के बीच में लाई करेगा तो आपको क्या पता है कि अगर हम जिस चीज का लॉग निकाल रहे हैं वो भी 0 से 1 के बीच में लाई करेगा तो पॉजिटिव. और अगर वो 1 से बड़ा है, अगर बेस 0 से 1 है और हम जिसका लॉग निकाल रहे हैं वो 1 से बड़ा है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा. तो इसीलिए इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा.
ठीक है, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अब अगेन ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट है 1,0 वाला। ठीक, इधर क्या चीज देखना है आपको कि 1, ये देखो ये पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस का पॉइंट है 1, तो 1 के लेफ्ट में x क्या होगा, 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो 1 के लेफ्ट में x 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, इसीलिए y पॉजिटिव है, मतलब लॉग का आउटपुट आपको पॉजिटिव आएगा। और जैसे ही आप 1 के राइट में जा रहे हो, x का वैल्यू मानो 2 3 4 5 कुछ भी रखा है, तो उस केस में आपका लॉग का आउटपुट क्या आ रहा है, वो नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि y अब फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ आने का मतलब x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। क्लियर? तो इन दोनों को रिलेट करना सीखो। यहाँ पे ग्राफ, अगर ग्राफ का शेप देखोगे तो एग्जैक्टली सेम है, बस ये घूम गया है, राइट, थोड़ा सा कह सकते हो रोटेट हो गया है। दोनों का पॉइंट कॉमन है, ये पॉइंट है 1,0, ये भी पॉइंट है 1,0। इसको हम बोलेंगे इंक्रीजिंग ग्राफ, इसको बोलेंगे इंक्रीजिंग ग्राफ, क्योंकि हम जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं y का वैल्यू भी बढ़ रहा है, तो ये हो गया हमारा इंक्रीजिंग ग्राफ। इधर क्या है, दिस इज अ डिक्रीजिंग ग्राफ, क्योंकि जैसे जैसे हम x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं हमारा y क्या हो रहा है, घटते जा रहा है, तो इसको बोलेंगे डिक्रीजिंग ग्राफ। क्लियर है? कोई डाउट किसी को? कॉन्सेप्ट के साथ रिलेट करोगे तो ग्राफ एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये यूनिटी के, मतलब कि यूनिटी के लेफ्ट में अगर देखेंगे, ये कौन सा केस लिया है, बेस 0 से 1 का, बेस है 0 से 1, तो अगर हम लॉग भी निकाल रहे हैं ऐसे नंबर का जो नंबर 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो फिर ये पॉजिटिव होगा, 1 के राइट में आएंगे तो नेगेटिव होगा। आई समझ में? तो एक बार यस में क्लिक कर दो। बाकी लोग किसी को कोई डाउट है, कहीं पे कोई पार्ट नहीं समझ में आया तो प्लीज एक बार पूछ सकते हो। क्लियर है? अभिषेक, कोई दिक्कत? अभिषेक, आकाश, बहुत दिन बाद आकाश क्लास करने आए हो। ठीक है, अच्छा एक और चीज गाइस, तो हमें इसका डोमेन तो क्लियर हो गया। डोमेन क्या है, 0 से इंफिनिटी का। एक बार इसका रेंज बताना, तो रेंज का मतलब क्या होता है, रेंज का मतलब होता है आउटपुट। आउटपुट मतलब यहाँ पे ग्राफ के हिसाब से y का अलग अलग वैल्यूज, ठीक है, तो यहाँ पे आपको y का अलग अलग वैल्यूज क्या दिख रहा है, कहां से कहां तक दिख रहा है? सिर्फ इन दोनों ग्राफ को देख के क्या आप रेंज के बारे में कमेंट कर सकते हो? ग्राफ को देखकर सिर्फ रेंज के बारे में कमेंट कर सकते हो? सिद्धांत कुंदन का आंसर आ चुका है। बाकी लोग ग्राफ को देखिए, आप देखो कि y कहां से कहां तक जा रहे हैं, y कहां से कहां तक जा रहे हैं। आनंद, गलत, देखो तो y कहां से कहां तक जा रहा है आनंद। शिवम आप भी चेक करो, आप कह रहे हो 0 से माइनस इंफिनिटी, क्या पॉजिटिव नहीं आ रहा y का वैल्यू? शिवम ये देखिए ना ग्राफ, ये ग्राफ को देखोगे तो ग्राफ कहां से कहां तक जा रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ है। फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, कुंदन आपका आंसर सही था, मैंने देख लिया था। फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में जब रहेगा तो x पॉजिटिव रहेगा, लेकिन y फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। तो यहाँ हम क्या कह सकते हैं कि y का आउटपुट जो है वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक जा रहा है। यहाँ पे भी देखिए, इसके केस में भी क्या है, इस साइड में तो नेगेटिव है, इस साइड में पॉजिटिव है, तो यहाँ भी ग्राफ कहां से कहां तक जा रहा है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी ना। दीक्षा आपका कहना है 1, दीक्षा 1 तो आ ही सकता है ना, ये देखो इस साइड में कहीं पे 1 होगा, इस साइड में कहीं पे 1 होगा, ठीक, इस साइड में भी कहीं पे 1 होगा, ठीक है, तो 1 आ सकता है आउटपुट। कैसे आएगा 1, देखो ये देखो दीक्षा, log 2 with base 2, क्या होगा इसका आउटपुट? इसका आउटपुट 1 होगा कि नहीं? और अगर इसका आउटपुट 1 होगा तो आपने जो आंसर लिखा वो सही नहीं है। ओके, तो गाइस एकदम क्लियरली कैसे समझना है ये सब चीजों को, कि आपको पता है कि लॉग हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू का कैलकुलेट करते हैं, तो ग्राफ हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा, और ग्राफ लॉग का जो आउटपुट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। इसीलिए ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट से लेके फोर्थ क्वाड्रेंट तक जा रहा है और एक्स एक्सिस को कट भी कर रहा है। एक्स एक्सिस को जहां भी कट करेगा वहां पे y का वैल्यू हो जाएगा 0, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ग्राफ समझ में आ गया हो। ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, आप इतना समझो कि आपकी जेईई में तो सिर्फ एक क्वेश्चन हो इसी पे पूछ लेते हैं कि ग्राफ बेस्ड एक क्वेश्चन रहता है, ग्राफ देख के बताना होता है कौन सा सही है,
तो दीक्षा, इज इट क्लियर नाउ? और किसका डाउट था? आनंद राज, इज इट क्लियर? समझ में आ गया आनंद? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? तो फाइनली क्या क्या चीजें आपने सीखा कि लॉग के दो ग्राफ होते हैं, एक बेस ग्रेटर देन 1 के लिए, एक बेस 0 से 1 के लिए। लॉग का जो डोमेन होता है वो 0 से इंफिनिटी होगा और लॉग का रेंज क्या होगा? तो सिंपल r हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। ठीक है, तो चलिए अब लॉग का उल्टा होता है गाइस एक्सपोनेंशियल। लॉग का उल्टा होता है एक्सपोनेंशियल। ठीक है, एक्सपोनेंशियल मतलब कुछ इस तरीके का रहेगा, y is equal to a to the power x, y is equal to a to the power x। तो अगेन इसमें दो केसेस होंगे। केस 1 जब a 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, एंड केस 2 जब a ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक, क्योंकि अल्टीमेटली लॉग में भी गाइस बेस का दो कंडीशन लेते थे, यहां पे भी बेस का दो कंडीशन लेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, रिलेट करना, लॉग के साथ रिलेट करोगे तो ये नया नहीं लगेगा। एग्जैक्टली लॉग में हम दो केसेस लेते थे, दोनों बेस के ऊपर बात करते थे, यहाँ पे भी हम दोनों बेस के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक, अब आपको सोचना है, मैं सिंपल सा आपसे पहले पूछता हूँ कुछ क्वेश्चंस और उसके बाद हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, मतलब कि y पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। जैसे अभी आप ये बताओ, ये देख रहे हो, इसमें क्या x पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है? ये देखकर क्या लग रहा है? आप बताइए x क्या क्या हो सकता है यहाँ पे? देखकर क्या क्या लग रहा है? x क्या क्या हो सकता है? क्या x r होगा? क्या x ऑल रियल वैल्यू होगा गाइस? नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। सोचो, जब इसके बारे में सोचोगे ना तभी जाकर ग्राफ का आइडिया ज्यादा क्लियर होगा, राइट? तो x कैन बी पॉजिटिव, x कैन बी नेगेटिव, x कैन बी जीरो। क्योंकि अगर x जीरो भी होगा गाइस तो a टू द पावर जीरो क्या हो जाएगा? a टू द पावर जीरो 1 हो जाएगा। क्योंकि देख सकते हो कि यहाँ पे भी a का वैल्यू जीरो नहीं है, मतलब यहाँ कहीं भी a का वैल्यू जीरो नहीं है। ठीक, a का वैल्यू जीरो कहीं भी नहीं है, और इवन a का वैल्यू कहीं भी 1 नहीं है, जीरो भी नहीं है, 1 भी नहीं है। ओके, तो y का, क्या y हमारा नेगेटिव हो सकता है? यस और नो बताइए, क्या हमारा y नेगेटिव हो सकता है? यस और नो बताइए। So I can see राशि का कहना है नो, अंजन का कहना है यस, सिद्धांत, आनंद, कुंदन ने भी नो कहा है। बाकी लोग सोचो एक बार अच्छे से, तब जाकर हम इसका ग्राफ मतलब ड्रॉ कर पाएंगे अच्छे से। सो अंजन, सिर्फ आपका आंसर है यस, बाकी सबका आंसर है नो। तो थोड़ा सा सोचो अंजन, ए हमारा नेगेटिव तो है ही नहीं। ए के बारे में देख सकते हो कि ए हमारा या तो 0 से 1 के बीच में लाई करेगा या ग्रेटर देन 1 होगा, तो ए हमारा नेगेटिव नहीं है। तो अगर पॉजिटिव वैल्यू के ऊपर हम कोई भी पावर लगाएंगे, जैसे मान लो 5 है, ठीक है, 5 के ऊपर अगर हम -2 का पावर भी लगाएंगे तो 5 के ऊपर -2 कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 1/25 ना। तो क्या दिख रहा है हमको कि आउटपुट पॉजिटिव है, राइट? तो बस इस कॉमन सेंस से हम इतना पहचान पाएंगे कि हमारा जो ग्राफ होगा, x हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। मतलब हमारा ग्राफ x के कारण फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट कहीं भी आ सकता है, लेकिन y क्योंकि हमारा नेगेटिव नहीं होगा तो y थर्ड क्वाड्रेंट में भी नहीं आएगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नहीं आएगा। तो एक इस तरीके का ग्राफ बनेगा, एक इस तरीके का ग्राफ बनेगा जहां पे ये पॉइंट है हमारा 0,1। ये समझ सकते हो आप कि जब हम x का वैल्यू यहाँ पे 0 रखेंगे तो a टू द पावर 0 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये उसी पॉइंट को कंसीडर किया जा रहा है।
अब ये केस कब होता है गाइस? दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो ये होता है जब बेस ग्रेटर देन 1 है। और ये आप क्लियरली कुछ भी वैल्यू रख के कर सकते हो। मान लो 5 टू द पावर 2, ठीक, 5 टू द पावर 3, 5 टू द पावर 4, बेस ग्रेटर देन 1 है, x का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, देख रहे हो, x का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये कितना हो गया 25, ये 125, ये 625। तो क्या दिख रहा है गाइस कि जब बेस ग्रेटर देन 1 है और हम x का वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं धीरे धीरे, तो हमारा y भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो इसीलिए ये हमारा ग्राफ है किसका, जब बेस ग्रेटर देन 1 है। लॉजिकली देख सकते हो कि हमारा ग्राफ का कोई भी हिस्सा थर्ड क्वाड्रेंट या फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो y कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, कंडीशन ही ऐसा है, a के ऊपर कंडीशन ही ऐसा है, ठीक। अब आते हैं सेकंड। अब आप समझ सकते हो कि गाइस एक अगर इस तरीके का ग्राफ है तो दूसरा कौन सा टाइप का होगा? सर ये केस 1 का है कि केस 2 का है ग्राफ? ये वाला बेस ग्रेटर देन 1 है, तो कहने के लिए केस 2 है, ठीक है, दिस इज केस 2, ओके। यस सर, यस। और ये केस 1 हो गया। तो ये ग्राफ इस तरीके से जा रहा है, जैसे जैसे हम x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं y बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ क्या होगा, जैसे जैसे x बढ़ा रहे हो y घटते जाएगा, ठीक। कभी भी लेकिन ये टच नहीं करेगा x एक्सिस में, इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, कभी भी टच नहीं करेगा। तो अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो इसीलिए दिख रहा है कि कैमरा का फॉल्ट है, क्लियर। अगेन ये वाला पॉइंट क्या होगा, दिस पॉइंट विल बी 0,1। तो दिस इज केस 1। केस 1 क्या है, जब बेस 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। आई होप दिस इज क्लियर गाइस। तो फाइनली अगर मैं इसका डोमेन बोलूं तो इसका डोमेन है R, और अगर इसकी रेंज की बात करें तो रेंज हो गया 0 से इंफिनिटी, इंफिनिटी, यस। राइट। अब देखो मैंने क्या बताया था कि एक्सपोनेंशियल लॉग का ठीक उल्टा है, एक्सपोनेंशियल लॉग का ठीक उल्टा है। तो देखो डोमेन रेंज भी उल्टा हो गया कि नहीं। लॉग का डोमेन क्या था, 0 से इंफिनिटी, और यहाँ पे सर यस सर, ओपन ब्रैकेट होगा, ठीक है। तो लॉग का डोमेन था 0 से इंफिनिटी, यहाँ पे उसका रेंज बन गया, और वहां पे रेंज था r, यहाँ पे डोमेन बन गया, ठीक। तो इस तरीके से आप लॉग और एक्सपोनेंशियल को रिलेट करोगे ना तो डाउट बहुत कम होंगे। दो नए नए ग्राफ सोच के रखोगे तो फंस जाओगे, क्लियर है। ये सारे ऐसे मैं आपको एक नोट्स के फॉर्म में प्रोवाइड कर दूंगा, तो आई होप अभी आप इसमें फोकस करो समझने के ऊपर। मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा जहां पे इस फंक्शन के दोनों ग्राफ होंगे, केस 1 केस 2 के, और ओवरऑल डोमेन रेंज क्या होगा। अल्टीमेटली ये चीज तो दिख रहा है आपको कि चाहे केस 1 लो या केस 2 लो, डोमेन हमेशा r है और रेंज हमेशा 0 से इंफिनिटी है। क्योंकि यहाँ पे भी x नेगेटिव डाला जा सकता है, पॉजिटिव डाला जा सकता है, 0 डाला जा सकता है। यहाँ पे भी x नेगेटिव डाला जा सकता है, पॉजिटिव डाला जा सकता है और 0 डाला जा सकता है, ठीक है। तो इज इट क्लियर? अगर क्लियर है तो एक बार यस पे क्लिक कर दो ताकि मैं आगे बढ़ सकूं। थोड़ा सा थ्योरेटिकल ज्यादा है गाइस, बट जैसे मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में बोला था, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कैलकुलस। यहीं से पूरा कैलकुलस शुरू होता है। सिद्धांत कौन सा पार्ट में डाउट है बताना। सिद्धांत ग्राफ में कौन सा पार्ट में, ये ग्राफ कैसे बना ये जानना चाहते हो क्या? फिर किस पार्ट में फिर दिक्कत हो रही है कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं है, ये कर्व है, ये जानना चाहते हो? अच्छा सिद्धांत देखिए, जब बेस ग्रेटर देन 1 होता है तो ठीक आप लॉग के साथ रिलेट करो। लॉग में भी जब बेस ग्रेटर देन 1 होता है तो ग्राफ होता है इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब है x बढ़ाते रहोगे y भी बढ़ते रहेगा, ठीक। और ये फंक्शन के हिसाब से देख सकते हो कि x पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन हमारा जो y है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। तो इसीलिए ग्राफ जो है वो x एक्सिस के ऊपर ही रहेगा, x एक्सिस के नीचे नहीं आने वाला। अब ग्राफ जो शेप है ये थोड़ा कर्व के शेप में है और धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। ऊपर की तरफ जाने का मतलब वो धीरे धीरे वैल्यू उसकी बढ़ते जा रही है। इस केस में क्या है कि ग्राफ जैसे जैसे x बढ़ा रहे हो, देखो इस साइड में x नेगेटिव है, इस साइड में भी x नेगेटिव है, लेकिन जैसे आप लेफ्ट से राइट आए तो वैल्यू तो बढ़ा दिया ना। यहाँ हो सकता था x का वैल्यू -5 है, यहाँ x का वैल्यू -2 है। तो यहाँ जैसे जैसे आप आ रहे हो ग्राफ जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रहा है। यहाँ पे y का वैल्यू देखिए, यहाँ पे y का वैल्यू ज्यादा था, यहाँ पे y का वैल्यू थोड़ा कम हो गया। तो जैसे जैसे हम x बढ़ा रहे हैं y जो है वो घटते जा रहा है, ठीक। तो इसको कहते हैं डिक्रीजिंग ग्राफ, जहाँ x बढ़ाया y डिक्रीज हो गया।
अब जब बेस आपका 0 से 1 के बीच में लाई करता है तो जैसे जैसे x बढ़ाओगे ग्राफ कम होते रहेगा और जब बेस ग्रेटर देन 1 है, ये वाला एग्जांपल देख लो अच्छे से, इसको देख लोगे, इसके साथ रिलेट कर लो कि बेस ग्रेटर देन 1 लिया है और x को बढ़ाते जा रहे हैं, 5 स्क्वायर 5 क्यूब 5 पावर 4। तो यहाँ क्या हो रहा है, जैसे जैसे हम वैल्यूज को बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो y क्या हो रहा है, वो भी बढ़ते जा रहा है ना, तो इसीलिए इसका ग्राफ धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। बट यही अगर मैं 5 की जगह पे 1/5 लिख दूं, यहाँ पे भी 5 की जगह पे 1/5 लिख दूं और यहाँ भी 5 की जगह पे 1/5 लिख दूं, तो अब हमारा बेस है 0 से 1 के बीच में, लेकिन पावर जो है वो बढ़ाते जा रहे हैं। तो देख सकते हो कि ये 0.25 है, ये 0.125 है और ये 0.0625 हो जाएगा। तो वैल्यू धीरे धीरे यहाँ पे डिक्रीज होगा, इसीलिए इसका ग्राफ का शेप इस तरीके का। ठीक है, तो डन। नाउ इज इट क्लियर? ठीक, चलो। तो आई थिंक थोड़ा सा क्वेश्चंस थ्योरी वाला पार्ट ज्यादा हो गया, तो एक दो क्वेश्चन पहले मैं आपको दे देता हूँ लॉ के ऊपर, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक, तो एक क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन ही ले रहा हूं, ठीक है। लॉग रूट के अंदर है लॉग ऑफ 3 माइनस एक्स बाई एक्स विद बेस 10। चलिए इसका डोमेन निकालिए। रूट ओवर लॉग ऑफ 3 माइनस एक्स बाई एक्स विद बेस 10, इसका डोमेन निकालिए। आदर्श अभी तो हमारी क्लासेस में मतलब फंक्शन ही चलेगा, ठीक है। फंक्शंस कम से कम अभी 3-4 क्लासेस चलेंगे। फंक्शंस ऐसे समझ जाना सबको ही कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। और फंक्शंस में जो मैंने पहले भी बताया था कि अभी हम 11th वाले में मैं जो करवाऊंगा वो है कि जो 7-8 स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं उन सारे स्टैंडर्ड फंक्शंस का ग्राफ बताऊंगा और उन फंक्शंस का डोमेन रेंज बताऊंगा और उसके बेसिस पे अलग अलग एक्सप्रेशंस का डोमेन रेंज क्या होगा। जैसे अब आपको लॉग का डोमेन पता है, तो देखो लॉग तो है लेकिन अब चेंज हो गया, तो अब इसका डोमेन कैसे निकालोगे ये सोचना। अच्छा आदर्श, जो सेकंड क्लास है ना मैथ्स को, वो मैं नहीं ले रहा, तो वाड़ी सर आज तो नहीं है वैसे, आई थिंक वो वेडनेसडे को है। और जो हाँ कल है कि वेडनेसडे को है सर? आई थिंक वेडनेसडे को है, ठीक है। तो उसमें वाड़ी सर क्या करेंगे कि वाड़ी सर मतलब यहाँ के सबसे सीनियर मोस्ट फैकल्टी है, तो वो भी आप लोगों के साथ नॉलेज शेयर करेंगे और वो सीधा एडवांस लेवल क्वेश्चन, तो उस टाइप के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ये हमने इसीलिए किया है ताकि आपको मेरे से भी नॉलेज मिले और उनसे भी नॉलेज मिले। मैं जिस तरीके से क्लासेस ले रहा हूँ ये मेरी क्लासेस रहेंगी, बट हफ्ते में 1 बार या 2 बार वाड़ी सर भी बीच में DSS के फॉर्म में असाइनमेंट देकर आपका डिस्कशन करेंगे। वाड़ी सर उन्हीं टॉपिक्स के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे जो टॉपिक्स मैंने क्लास में खत्म कर दिए, ठीक है। कोई ऑप्शन नहीं दूंगा मैं इसमें, आप ही लोग बताओ क्या होगा। हिंट चाहिए क्या? हिंट कुंदन जी 3/2 डोमेन बताना भाई, एक वैल्यू बता दिया, चलो x का वैल्यू 3/2 डाल देता हूं, हो सकता है डिफाइंड है, बट और भी वैल्यूज आएंगी यार। कैसा? आप 3/2 क्या बता रहे हो सर? x का वैल्यू नहीं आपको डोमेन बताना है यार, डोमेन। ये एक्सप्रेशन डिफाइन कब होगा? अब देखो 2-3 चीजें आ गई। सबसे पहला एक रूट आ गया, दूसरा रैशनल फंक्शन आ गया और तीसरा लॉग आ गया। तो घुमा फिरा के आपको तीनों चेक करना है।
ओके आदर्श, 1 से 2 घंटे के अंदर ये अपलोड हो जाएगी, ठीक है। सो आनंद का एक आंसर आ गया। दीक्षा गलत है। दीक्षा आप कह रहे हो r एक्सेप्ट 0। मान लो कि यहाँ पे मैंने एक नेगेटिव वैल्यू रख दिया, ठीक है, मान लो -10 रखा, तो दीक्षा ऊपर तो हमारा 13 बन जाएगा, बट नीचे -10 है, नेगेटिव हो गया ना, लॉग नेगेटिव का कैलकुलेट ही नहीं करेंगे। अब दीक्षा का आंसर आया 1 to infinity। दीक्षा मान लो अगर मैं x का वैल्यू 10 रखता हूँ -10 की जगह पे 10 रखता हूँ, तो ये ऊपर 3 - 10 -7 हो गया, नीचे 10 है, तो -7/10 अगर नेगेटिव हो गया ना। आनंद आई थिंक यू आर वेरी क्लोज, थोड़ा सा एक बार रीचेक करो आनंद, ठीक है। राशि इवन यू आर वेरी क्लोज, थोड़ा सा रीचेक करो। और दीक्षा पूरा चेक करो। कुंदन आपका जो एक पॉइंट था ना, वो पॉइंट आंसर में है, इतना हिंट है, ठीक है। अब देखते हैं कि कुंदन आंसर क्या लाता है। अंजन 3 to infinite लिख रहे हैं, जो x का वैल्यू 10 रख के देखो तो ये डिफाइन होता भी है कि नहीं। देखो अगर आप जिनको लग रहा है ना, एक बार x का वैल्यू 10 रख लो, तो 3 - 10 -7 और यहाँ 10 नेगेटिव हो गया ना, क्या लॉग डिफाइन होगा इसके लिए? आनंद अभी भी गलत है। आनंद आपके लिए हिंट है, जो लेफ्ट हैंड साइड का पॉइंट है देखो उसमें कुछ गड़बड़ी है। चलो मैं शुरुआत करता हूं, ठीक है, एक पार्ट करता हूं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा हिंट मिले। आकाश दोनों पॉइंट्स में गड़बड़ी है, दोनों एंड पॉइंट में गड़बड़ी है। मैं सोच रहा हूँ कुंदन का ही आंसर मेरे ख्याल से पहले आएगा, क्योंकि वो आई थिंक बहुत क्लोज है। कुंदन और आनंद राज ये दोनों बहुत क्लोज है। रवि फिर अभिषेक कुमार, यार आप लोग थोड़ा सा रिप्लाई करो। आप लोग खाली यस नो करते हो, क्वेश्चंस का आंसर निकालना शुरू करो यार, घर पे पढ़े हुए करो थोड़ा। और दिक्कत होती है तो प्लीज मुझे बताओ क्या दिक्कत हो रही है। चलो थोड़ा सा हिंट, ठीक है। सबसे पहले क्या क्या चीजें मैंने बताया कि यहाँ पे 3 फंक्शन है, राइट। 3 फंक्शंस क्या क्या है? स्क्वायर रूट आया, फिर लॉग आया, और लास्ट में ये रैशनल अलजेब्रिक आया, ठीक, रैशनल अलजेब्रिक आया। अब एक एक करके आपको सबके बारे में सोचना है ना, किसी को छोड़ तो सकते नहीं हो, सबको भाग देना पड़ेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले रूट के साथ डील करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली रूट के अंदर ही बाकी सारी चीजें हैं। तो रूट के अंदर आपको पता है कि एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए आदर्श? रूट के अंदर क्या होना चाहिए एक्सप्रेशन? आदर्श का नेट का थोड़ा इश्यू है। चलो आकाश आप यही बताओ, रूट के अंदर का एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए? जैसे रूट के अंदर अभी मेरे को क्या दिख रहा है? log ऑफ 3 - x/x विद बेस 10 दिख रहा है। तो रूट के अंदर का आप सिंपल सा बताओ कि एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए। कुंदन अगेन पॉजिटिव लिख रहे हो आप, पॉजिटिव नेगेटिव और नॉन नेगेटिव में अंतर है। शिवम बताओ। एग्जैक्टली आदर्श ने आंसर सही लिखा है, नॉन नेगेटिव। कुंदन नॉन नेगेटिव रूट, आप बताओ 0 का रूट निकलता है कि नहीं? 0 का रूट निकलता है तो नॉन नेगेटिव होगा, मतलब रूट के अंदर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अब नेगेटिव नहीं होना चाहिए मतलब नॉन नेगेटिव, और नॉन नेगेटिव इंक्लूडिंग 0। एग्जैक्टली। तो अब उस हिसाब से लॉग, अगर रूट के अंदर मुझे ये दिख रहा है तो दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर? दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
अब यहाँ से हमको क्या करना है, लॉग को करना है रिमूव, और अगर लॉग को करना है रिमूव तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ भेजेंगे। याद है आपको ये चीज? और जब इसको हम यहाँ भेजते हैं तो ये क्या बन जाता है, 10 to the power 0 बन जाएगा। और यहाँ क्या है, 3 minus x by x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक। अच्छा, इनइक्वालिटी का साइन क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि हमको पता है कि ये नेगेटिव नहीं है। अब ये 10 to the power 0 का मतलब हो गया 1, तो ये 3 minus x by x कितना हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अच्छा, अब आप में से मैं किसे पूछूं, रवि से पूछता हूं। रविशंकर, रिप्लाई नहीं करोगे, मैंने अभी सेशन से निकालना है, हाँ या ना में आंसर करना। क्या मैं x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं? क्या मैं x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूं इस इनइक्वालिटी में? रवि का आंसर आ रहा है आपका मन। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मैथमेटिकली वो सही रहेगा? अगले स्टेप में मैं क्या 3 minus x ग्रेटर देन इक्वल टू x लिख सकता हूं? रवि का कहना है हाँ। अभिषेक कुमार, आप बताओ, इनइक्वालिटी है, x को क्या हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं? क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या मैं कह सकता हूं कि दिस इज इक्वल टू 3 minus x ग्रेटर देन इक्वल टू x? क्या ये चीज कह सकते हैं हम? अभिषेक कुमार प्लीज रिप्लाई। उसका भी कहना है यस। अब कौन बताएगा? अंजन, क्या हम ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये लिख सकते हैं? नो सर, नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते सर? क्योंकि हमको x का वैल्यू पता नहीं है कि x पॉजिटिव है नेगेटिव है क्या। वेरी गुड, वेरी गुड। x अगर जब तक हमको नहीं पता कि x पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज इनइक्वालिटी में जब हम पॉजिटिव नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन सेम रहता है, लेकिन अगर एक नेगेटिव वैल्यू से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन अपोजिट हो जाता है। अब यहाँ पे जो x है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है हमें नहीं पता। ठीक है, तो अभिषेक एंड रवि क्या सीखे यहाँ पे कि मैंने कोई मुश्किल चीज नहीं पूछी थी, मैंने एक बेसिक इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी पूछी थी। ये भी गलत हो रहा है, और मैंने पिछली क्लास में भी आप लोगों को बोला था इनइक्वालिटी लॉग रिवाइज करना शुरू कर। हेलो, ठीक है, हाँ बोलिए शिवम। कॉल आ गया था। अच्छा, ये जो x है शिवम, जैसे सिंपल सी चीज अगर मैं बात करूं 5/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, ठीक है, एंड यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 हो जाएगा। लेकिन सर ये नहीं सर क्वेश्चन जो बताया। अच्छा, क्वेश्चन में यही था कि लॉग के अंदर का पार्ट क्या है, सॉरी रूट के अंदर क्या है, log 3 minus x by x with base 10। अब हमको पता है कि रूट के अंदर का एक्सप्रेशन हमेशा नॉन नेगेटिव होना चाहिए, इसीलिए ये पूरा एक्सप्रेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। फिर log को रिमूव करना है, अभी अल्टीमेटली हमको x का रेंज बताना है, तो 10 को फिर हम दूसरे साइड में ले गए। दूसरे साइड में जब log से हम बेस को रिमूव करते हैं तो आपको पता होगा वो बेस टू द पावर जो भी नंबर है उस फॉर्म में आ जाता है, तो इसलिए 10 टू द पावर 0 के फॉर्म में आ गया। ठीक, 10 टू द पावर 0 मतलब 1, तो इसलिए यहाँ पे 3 minus x by x is greater than equal to 1। और यहाँ पे फिर डिस्कशन यही हो रहा था कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई x को नहीं कर सकते क्योंकि हमको x पॉजिटिव है या नेगेटिव है नहीं पता। क्लियर है शिवम अभी? यस सर। ओके, तो अब अगले स्टेप में फिर क्या करेंगे गाइस, 1 को हम लेकर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो 1 को लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक, फिर आप इसे करोगे सॉल्व, इसको सॉल्व करोगे तो मैं बता देता हूँ x का रेंज आएगा यहाँ पे 0 से लेके 3/2 का, 0 से लेके 3/2 ये आया जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो। लेकिन ये हमारा फाइनल आंसर नहीं हो सकता क्योंकि अभी तक हमने बाकी चीजों को ध्यान में रखा ही नहीं है। अभी हमको देखना है कि क्या ये इसके लिए ये सेटिस्फाई होता है कि नहीं एंड सो ऑन। तो फटाफट एक बार ये पार्ट तो हो गया। अब दूसरा क्या देखना था आपको कि log a with base b ये डिफाइन कब होता है, जब a हमारा ग्रेटर देन 0 होता है, a हमारा ग्रेटर देन 0 होता है। अब a के जगह पे क्या है, a के जगह पे हमारे पास है 3 minus x by x, 3 minus x by x, तो ये भी क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए ग्रेटर देन 0। अब ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यहां से पॉइंट क्या निकल आएगा, एक बार -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 0 3 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव,
जब -1 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे, ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू का साइन आ जाएगा। तो उस हिसाब से 0 से 3 का हमारा वो आ गया रूट। क्या चीज कह रहा हूँ, जिनको ये चीज डायरेक्टली नहीं समझ में आया, अब हम यहाँ पे लगाना चाहते हैं बेबी कर्व मेथड। x का कोफिशिएंट यहाँ पे नेगेटिव है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, -1 से दोनों जगह मल्टीप्लाई, तो ये x - 3/x बन जाएगा और ये लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से जब क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे तो 1.0 होगा, 1.3 आएगा, और पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा। अब लेस देन 0 है तो हमको नेगेटिव इंटरवल उठाना है, तो इसीलिए 0 से 3 आया। तो इस साइड से क्या आ रहा है कि x का वैल्यू लाई करना चाहिए 0 से 3 के बीच में, इस साइड से क्या आ रहा है कि x का वैल्यू लाई करना, आनंद योर आंसर वाज करेक्ट। कहां पे, अच्छा आपने लास्ट में आंसर लिखा था ना, वो चैट में लास्ट में मिस हो गया था। आदर्श योर मैसेज केम आफ्टर 5 मिनट्स। आदर्श इवन वी आर एक्सपेक्टिंग दैट जितना जल्दी हो सके ऑफलाइन क्लास चलेगा, हम भी अपना बेस्ट उसी में दे पाएंगे। सो थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था, बट अगेन अप्रोच एकदम क्लियर होना चाहिए कि रूट के अंदर वाला एक्सप्रेशन हमको एक बार चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और जिस चीज का लॉग निकाल रहे हैं वो चीज का डोमेन होता है ग्रेटर देन 0। तो वहां से x का ये आया, यहां से x का ये आया, दोनों का हमको क्या करना है, इंटरसेक्शन। नहीं इंटरसेक्शन कॉमन पार्ट। सर थोड़ा फिर से इसको बता दीजिए सर, थोड़ा चलेगा तो काम आ गया था। अरे कोई काम हम मत करो यार इस बीच में। सर इसीलिए तो डिस्टरबेंस होता है ना ऑनलाइन क्लास में, घर पे रहे तो कोई काम कर। ठीक है, तो देखिए आई होप ये वाला पार्ट तो क्लियर है ना कुंदन? यस सर, ये पार्ट क्लियर है। दूसरा पार्ट ठीक है, अच्छा ये पार्ट कौन सा था, ये वाला पार्ट था जहां पे हमने इनइक्वालिटी को रूट के अंदर रूट एक्स वाले चीज पे हम फोकस किए। ठीक, अब हमको क्या देखना है, रूट एक्स के हिसाब से तो हमने कंडीशन निकाल दिया, लेकिन लॉग बेस तो हमारा ठीक है 10 है, बेस कांस्टेंट है, लेकिन हम जिस चीज का लॉग निकाल रहे हैं log a with base b, अब बेस b के जगह पे इसको 10 लिख देते हैं, तो log a with base 10। यहाँ पे a को आपको पता है कि a हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। अभी देखा था log का डोमेन क्या होता है, log का डोमेन होता है पॉजिटिव वैल्यूज, यस सर, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब हम log निकाल रहे थे 3 - x/x का, तो हमारा ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, 3 - x/x। अब ये तो सॉल्व कर सकते हो आप बेबी कर्व मेथड से, है कि नहीं? अब ये बेबी कर्व मेथड से सॉल्व किया ना, तो x का रेंज आया 0 से 3 का। यस सर, यहाँ से आया 0 से 3, यहाँ से आया 0 से 3/2, दोनों का हमको लेना पड़ेगा इंटरसेक्शन, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा ये वाला 0 से 3/2। ठीक है, आया समझ में सबको? अगर समझ में आया तो प्लीज एक बार यस पे क्लिक कर दो ताकि हम आगे बढ़ सकते हैं। अच्छा ठीक है, तो इसको कहीं हम यहीं पे अच्छा आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क है, ठीक है? जैसे आप देख सकते हो कि ग्राफ वाली चीज जो है लॉग और एक्सपोनेंशियल हो गया, वो थोड़ा सा नया था, मतलब आपने पहले नहीं देखा होगा। आपके लिए होमवर्क रहेगा कि आप ट्रिगोनोमेट्री के ग्राफ जो है ना, वो ग्राफ को रट्टा मारोगे प्रॉपर। साइन एक्स का ग्राफ तो आपको पता है, कॉस एक्स का ग्राफ आपको पता है। अब कुछ चीजें आपको प्रॉब्लम फेस होंगी उसमें, जैसे कि क्लास 10th में आपने सिर्फ 0 से 90 डिग्री तक के ही रेशियोज निकाले हैं, ठीक है, 0 से 90 डिग्री तक। लेकिन अगर मैं साइन एक्स की ग्राफ की बात करूं तो साइन एक्स का ग्राफ होता है एस से इस तरीके से चलते रहता है, ठीक है, इस तरीके से चलते रहते हैं। जैसे यहाँ पे ये हो जाता है 0 है, ये π/2 है, ये पाई है, ये -3π/2 है, ये हमारा 2π हो गया एंड सो ऑन। ठीक है, तो
इसमें क्या दिख रहा है, π/2 का मतलब 90 डिग्री, ये मतलब 180 डिग्री, ये कहने के लिए -3/2 नहीं है, प्लस ये 270 डिग्री, ये 360 डिग्री। तो ये चीज हम थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ेंगे। तो फिलहाल आप क्या कर सकते हो, आप सिंपल सा ग्राफ याद कर लो कि अच्छा ये ग्राफ इतना तक चल रहा है और इसका डोमेन क्या है। जैसे sin x की बात करें तो sin x का डोमेन है r, ठीक है, और इसका रेंज है -1 से 1। तो आपको जो बताया गया था क्लास 10th में -1 से 1, लेकिन आपने 0 डिग्री से 90 डिग्री तक का ही एंगल निकाला था, और 0 से 90 के बीच में आपने देखा होगा कि साइन 0 से 1 के बीच में घूमता है, उसमें नेगेटिव नहीं आया था। तो फिलहाल आपसे बस इतना रिक्वेस्ट होगा कि ट्रिगोनोमेट्री के 6 ग्राफ को याद कर लीजिए, उसका डोमेन रेंज याद कर लीजिए। कल हम डायरेक्टली इस पे डिस्कशन करेंगे और इसके ऊपर थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे अगली क्लास में। इस वीक में मैं एक और क्लास एक्स्ट्रा लेने की सोच रहा हूँ ताकि हम थोड़ा फंक्शंस को प्रॉपर ऑर्डर में ले चलें। यस आदर्श, डेफिनेटली। तो ये थोड़ा सा होमवर्क रहेगा, और ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में ना आपको पूरा अच्छे से क्लियर होगा कि मान लो कि अगर हमको साइन 1 से लेके 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक का एंगल का साइन निकालना पता है। जैसे आपको साइन 30 डिग्री पता है, तो साइन 30 डिग्री की हेल्प से ना हम साइन ऑफ 360 डिग्री भी निकाल सकते हैं। 360 कह रहा हूँ, 330 डिग्री निकाल सकते हैं या 390 डिग्री निकाल सकते हैं। तो ये चीजें ट्रिगोनोमेट्री में आप थोड़ा और अच्छे से पढ़ोगे। क्लियर? और ये एक होमवर्क रहेगा। दूसरा होमवर्क, क्योंकि देखो भाई मैं क्यों ये चीज आपको खुद पढ़ने के लिए दे रहा हूँ। ऑलमोस्ट आज की क्लास में 40 to 45 मिनट्स में हमने सिर्फ 2 ग्राफ के ऊपर डिस्कशन किया, लॉग का और एक्सपोनेंशियल का। वो मैंने इसलिए पिक किया क्योंकि उसके अलग अलग केसेस के ग्राफ थे। पर इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपको ट्रिगोनोमेट्री करना है, इसमें हर एक 6 फंक्शन है, 6 फंक्शन के 6 ग्राफ होंगे। इसके अलावा आपको मॉड्यूलस, जीआईएफ मतलब वो कार्टून कैरेक्टर नहीं जो हम व्हाट्सएप वगैरह पे भेजते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। उसके बाद फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, मॉड्यूलस, जीआईएफ, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन एंड सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। तो मैं ये कर दूंगा कि मैं आप लोगों को आज एक फाइल ग्रुप पे डाल दूंगा, उस फाइल के अंदर ये भी रहेगा, ये पांचों रहेंगे। तो इसके 6 ग्राफ हैं और यहाँ पे सबके एक एक ग्राफ है। तो टोटल आपको 10 फंक्शन के 10 ग्राफ पता होने चाहिए, और उन 10 ग्राफ के 10 फंक्शंस का डोमेन क्या है, रेंज क्या है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तभी जाकर हम कह सकते हो कि जेईई के एक्चुअल जो क्वेश्चंस अच्छे वाले हैं डोमेन के, वो हम कर सकेंगे, ठीक है। क्लियर है गाइस? दिस विल बी योर होमवर्क, और इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। मतलब मैं अगली क्लास में सीधा फिर आपको ग्राफ दिखाऊंगा, ग्राफ का शेप आपको याद कर लेना है। क्लियर? जैसे अगर मैं आपको सीधा पूछूंगा कि मॉडुलस का ग्राफ कैसा होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि मॉडुलस मतलब नेगेटिव नहीं आता है, तो उसका ग्राफ इस तरीके का होगा। जीआईएफ मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो इसका आउटपुट हमेशा इंटीजर आएगा एंड सो ऑन। तो एक बार आप इसका ग्राफ, डोमेन और रेंज याद कर लेना। हम अगली क्लास में फिर इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, और मेरा कोशिश रहेगा कि ये 10 ग्राफ हम उसी क्लास में खत्म कर दें ताकि आपका बहुत ज्यादा टाइम बच जाएगा। ओके, तो गाइस सेशन को यहीं पे एंड करता हूँ और मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। बाय एवरीवन, यू मोस्ट वेलकम।